आर्टिकल लिखा फिर चंद दिनों पहले ही। उन्होंने नक्शा पेश किया उस पाकिस्तान का जहां हर गांव में हर कोई एक रिलीजियस हार्मनी के साथ रहता था, कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता था कि शिया कौन है सुन्नी कौन है। उन्होंने जिक्र किया कि मेरा बचपन तो ऐसा गुजरा, थोड़ा सा कोट कर दूं आपको। उन्होंने कहा कि हर यकम मुहर्रम से पहले पढ़ने वाली जुमे को मोहल्ले पड़ोस की सारी तमाम शिया सुन्नी औरतों को मेरी वालदा जमा करती और बीबी फातिमा की कहानी सुनाने के बाद मीठे लड्डू पर न्याज भी देती। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे वालिद जो हैं वो हाफिज कुरान दियोबंदी होने के बावजूद यौम आशूर पर हलीम पकवाते थे ताकि उनके यारे जानी हमीद हुसैन नकवी जब ताजिया ठंडा करके बाद अहले खाना के हमरा बाद अज़ां असर की नमाज के बाद वो फाका शिकनी करने आए तो उनके साथ बैठ के फाका शिकनी करें। आप एक हारमनी देख रही हैं, कहाँ गया वो पाकिस्तान? ये बसरुल्लाह खान साहब ने बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा है और उन्होंने एक बहुत बड़ी तारीख सब कॉन्टिनेंट की और एक टॉलरेंस की और ये एक आपस में शीरो शकर होकर मुख्तलिफ तबका फिक्र के रहने की एक तारीख बयान की है। मैंने अपने बचपन में अपनी जवानी में यही कुछ देखा। हम स्कूल में सबील के नाम पर चंदे जमा करते थे। स्कूल और बाजारों और सड़कों पर कहीं लाल कपड़े की सबील नजर आती थी, कहीं काले कपड़े की सबील नजर आती थी। 7वीं मुहर्रम से हर घर में न्याज, पानी पिलाना, शरबत पिलाने का दस्तूर शुरू हो जाता था। एक तहजीब और एक रवादारी और एक एक्सेप्टेंस थी। ये एक्सेप्टेंस किसी एक खास तबके के लिए, एक खास मकतबे फिक्र के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक्सेप्टेंस और ये जिसे कहना चाहिए कि नजराना अकीदत या मोहब्बत का जो बर्ताव था वो खानदान पैगंबर के साथ था। अब तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई एक नया इस्लाम की फॉर्म इवॉल्व कर गई है जो पैगंबर के खानदान की मुखालिफ, पैगंबर के खानदान की मुखालिफ, पैगंबर के खानदान की मुखालिफ हो चुकी है। ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। आप अपने लिटरेचर को देख लीजिए, उर्दू जबान के लिटरेचर को देख लें, पंजाबी जबान के लिटरेचर को देख लें, पश्तो जबान के शाह अब्दुल लतीफ भटाई के लिखे हुए बड़े बड़े लोग हैं। उस लिटरेचर को जरा इस कॉन्टिनेंट के लिटरेचर को आप देखें, अरबी लिटरेचर को देखें, पर्शियन लिटरेचर को देखें। जितना तहजीब और तमद्दुन ने इस खानदान के हवाले से ग्रो किया है वो तो कोई और हवाला हमें मिलता ही नहीं। और सबसे बड़ा वो पाकिस्तान, हाँ, ये पाकिस्तान हमने खो दिया 1980 में, जब हम बेसोचे समझे या चंद डॉलरों की ख्वाहिश और तमन्ना और आरजू में अफगानिस्तान की उस जंग में जो रशिया और अफगान लोगों के दरमियान थी और न मालूम उसका क्या बेसिस था, हम उसमें कूद पड़े। वहां हमें ये लगा कि हमें बहुत कुछ हाथ लगेगा। वो जंग ने हमें मजबूर किया कि हमारी पूरी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो टॉलरेंट सोसाइटी जिसमें मोहब्बत थी और सबने मिलकर इस मुल्क को बनाया था, जब ये बन रहा था मुल्क तो उस वक्त कहाँ था एक सेंटीमेंट के ये फलाना शिया है और फलाना सुन्नी है और फलाना देवबंदी है और फलाना बरेलवी है। वो सारे के सारे सेंटीमेंट खत्म हो गए। 1980 के बाद हमने ट्रांसफॉर्म होना शुरू किया और हमने नजरिए जरूरत के तहत हमने एक खास माइंडसेट को डेवलप किया। फिर हक्कानिया चेन बनी, फिर अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों की चेन बनी और उसके बाद मदर ऑफ ऑल मिलिटेंसी जमात इस्लामी मैदान के अंदर कूदी और थंडर स्क्वाड जैसी चीजें वजूद के अंदर आई। मुझे ये सब बातें कहते हुए लोग कहते हैं कि आप थोड़े से मोहतात रहें, लेकिन बहरहाल अब वक्त ही गुजर गया मोहतात रहने और न रहने का। जो सच है वो हर एक की जबान के ऊपर है। तो आपने वो कैनन फॉडर्स वहां पर तैयार करने शुरू किए, एक माइंडसेट अपने डेवलप किया। जब आप 30-40 साल तक एक माइंडसेट को डेवलप करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन के वो बबूला है हवा का कि जो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा? स्टेट पॉलिसी क्या है? क्या हुकूमत शुतुरमुर्ग है? क्या हुकूमत डिनाइल में है कि सेक्रेटेरियन वायलेंस हमारी सरजमीन पे हो रहा है, फंड भी हो रहा है? कौन करा रहा है? शहबानो जी आप कह रही थी कि फेयर फैक्टर आता है उनसे कि जो पुष्पनाई कर रहे होते हैं। कौन प्रोटेक्टर्स वो लोग हैं कि जब आप 98 के अंदर उन्हें पैदा करते हैं, तालिबान का नाम देते हैं, उसके बाद उन्हें एयर कवर देते हैं और उन्हें अफगानिस्तान के अंदर घुसाते हैं, मजार शरीफ को आप घेरा डालते हैं और चंद 15 दिन के अंदर 8000 आदमियों की लाशें आप गिराते हैं और उसके बाद आप झंडे गाड़कर कहते हैं कि हमने अल्लाह अकबर इस्लाम के किले को मजबूत कर दिया। वो है वो प्रोटेक्टर्स। और उसके बाद फिर आप वही फिनोमेना लेकर पाकिस्तान के अंदर आते हैं और फिर कहते हैं कि जहाद कश्मीर में कभी आप घुसा देते हैं, कभी आप सवात से चलाते हैं, ट्रक भर भर के कराची के अंदर पहुंचा देते हैं और डेमोग्राफी को तब्दील करते हैं और उसके बाद फिर आप वहां पर छोटी छोटी नित नई स्प्लिंटर ग्रुप्स
بناتے ہیں. تو آپ نے جو اشارہ کیا، اگر آپ بقول آپ کے کہ یہ ایجنسیوں کا کھیل تھا، تو شرمانو بی بی ایک تو یہ بتائیے گا آج بھی کیا یہ پش پنائی ادھر سے ہی آ رہی ہے؟ بھائی بلوچستان کے اندر آپ بلوچ لبریشن آرمی کے نام پر جو یہ اینٹی کھڑی ہوئی، اس کے بعد پھر اس نے بروہی اور بلوچیوں کو جو ڈیفرینشیٹ کر بروہیوں کو اس کام کے لیے لگا دیا. لا اینڈ آرڈر تو ان کا کام ہے نا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آپ اس معاملے میں پاکستان میں کسی بھی قسم کی سویلین گورنمنٹ کو بالکل بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا بیکاز آف دیئر ویکنیس. آپ کی سویلین گورنمنٹ چاہے پچھلے 5 سال کی سویلین گورنمنٹ تھی یا اب جو نئی سویلین گورنمنٹ آئی ہے، یہ ساری کی ساری کمزور پیروں والی حکومتیں ہیں جن کو ہر وقت یہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ نہ معلوم کہاں سے پھونک پڑے گی اور کہاں سے ان کو اڑا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ بلوچستان میں تو سویلین گورنمنٹ کا وجود ہی کب تھا، اور بلوچستان تو ٹوٹلی آپ کی ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہے. صاحب ایک ویڈیو دیکھیں گے آپ، ہم لوگوں نے اسے بلر کیا ہوا ہے مورلی اور ایتھیکلی ایز ویل ایز سم رولز بائی وچ وی ابائڈ بائی. سر یہ ویڈیو کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے پہلے پوچھا تمہارا مسلک کیا ہے، جب جواب آیا شیعہ تو اس کو ذبح کر دیا گیا. شہیدوں کا لہو ہے وہ قسمت کا دھنی، ہے شہیدوں کا لہو جان پھر ڈال دے اس قوم کے مردہ تن میں، زندگی دیتا ہے یہ قوم کو افراد کو بھی، یہ شہید